नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है विंसर ईयरबुक सीरीज़, जिसमें हम पूरी विंसर ईयरबुक के नोट्स यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने इस सीरीज़ में 13 भाग कवर कर लिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको उत्तराखंड जीके के, करंट अफेयर के और नॉर्मल जीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज हम इस सीरीज का 14वां भाग यहां पे कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम राज्य गठन के बाद जो उत्तराखंड के अंदर महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उनके बारे में बात करेंगे और उनसे जुड़े हुए जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो मैं आपको बिल्कुल यहां पे टू द पॉइंट नोट्स के साथ यहां पर बताऊंगा। इसमें हम सबसे पहले नए राज्य गठन को लेकर के जो आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको कवर करेंगे। जो अभी तक उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हुए हैं उनको लेकर जो आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न, उनको हम यहाँ पे बात करेंगे। आप जानते हैं राज्य गठन के बाद जो सबसे बड़ी परियोजना है उत्तराखंड की, टिहरी परियोजना, उसका पहला चरण शुरू हुआ 2006 में, तो उसको लेकर के सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे, टिहरी बांध को लेकर के। इसके बाद उत्तराखंड में जो परिसीमन हुए हैं अभी तक, कब परिसीमन हुए, किस आधार पर हुए, कौन सी विधानसभा सीटें खत्म की गई, कौन सी नई विधानसभा सीटें बनी, उन सबको हम आज के वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम 2013 का जो केदारनाथ आपदा है उससे जुड़े हुए तथ्य और 2014 की जो नंदा राज्यात यात्रा है उनसे जुड़े हुए फैक्टों को भी यहाँ पे कवर करेंगे पूरा डिटेल के साथ। साथ में गैरसैंण के बारे में भी बात करेंगे जो कि अब उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो कुल मिलाकर आज के इस वीडियो में आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिलेगी और ये सभी टॉपिक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नए राज्य उत्तराखंड के गठन को लेकर के। इसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं, साथ साथ में नोट करते हुए जरूर चलें। जो उत्तराखंड बनाने के लिए जो विधेयक बना था, जिसे उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक बोला गया, उसे लोकसभा में पेश किया गया था 27 जुलाई को। ठीक है, लोकसभा में पेश कब किया गया? 27 जुलाई 2000 में। इसे लोकसभा ने पारित करा 1 अगस्त 2000 को। इसे राज्यसभा ने पारित करा 10 अगस्त 2000 को। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस विधेयक पर हुए 28 अगस्त 2000 को। उस समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायण थे, यूपी के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पदाधिकारी और ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है। ठीक है, पूछा जाता है। राज्य का गठन कब हुआ? तो राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ये डेट ऑलरेडी पहले से याद होनी चाहिए। ठीक है, राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो जब नया राज्य बना तो नया राज्यपाल यहां पर बनाया गया। पहला राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला को उत्तराखंड का बनाया गया था। ठीक है, अंतरिम मुख्यमंत्री कौन बने थे उत्तराखंड के? तो ये बने थे नित्यानंद स्वामी। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड के अंतरिम मुख्यमंत्री कौन है या उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, सिर्फ पहले पूछ ले, साथ में कुछ ना लगाए, तो भी आप नित्यानंद स्वामी का ही नाम बताएंगे। अगर नाम लेकर पूछता है पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तब आप ND तिवारी का नाम बताएंगे। ठीक है, तो अंतरिम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी और तीसरे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और पहले निर्वाचित थे ND तिवारी। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था उत्तराखंड विधानसभा में? तो यह बनाया गया था काजी मोइनुद्दीन को। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब कोई विधानसभा चुनकर आती है या लोकसभा चुनकर आती है तो उस समय सभी सदस्यों को, क्योंकि किसी की भी शपथ नहीं हुई होती है, तो सभी सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक स्पीकर नियुक्त किया जाता है जिसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ विधानसभाओं में राज्यपाल दिलाते हैं, लोकसभा में राष्ट्रपति दिलाते हैं। उसके बाद ये प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, फिर वही सदस्य अपने में से विधानसभा या लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड जब अंतरिम विधानसभा का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को, राज्यपाल बने, मुख्यमंत्री बने, इसी प्रकार प्रोटेम स्पीकर काजी मोइनुद्दीन को यहां पर बनाया गया। अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो यह प्रकाश पंत को बनाया गया था। इनका नाम भी आपको पूछा जाता है।
अंतरिम विधानसभा में टोटल सदस्य कितने थे? देखिए, जब उत्तराखंड का अलग राज्य बना तो यूपी में जो इलाका था, ये उत्तराखंड वाला जो इलाका था, यहां पर विधायकों की संख्या 22 थी। ठीक है, यानी कि जो पूरा यूपी है मान लीजिए और इधर आपका उत्तराखंड है, तो इस क्षेत्र में जो विधायकों की संख्या है वो 22 थी और जो विधान परिषद में संख्या थी वो इस क्षेत्र में 9 थी। तो इन लोगों को लेकर के उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया। कितने हो रहे थे? 31। लेकिन जब गठन होना था राज्य का 9 नवंबर 2000 को, तो इनमें से एक सदस्य का जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया। तो ये हो गए 22 + 8 यानी कि 30 सदस्य इसमें थे अंतरिम विधानसभा में। क्वेश्चन बनता है, राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो विधानसभा की 22 सीटें थी, विधान परिषद की 9 सीटें थी और विधानमंडल की 31 सीटें थी। लेकिन अंतरिम विधानसभा में संख्या कितनी है? 30 है। ठीक है, चलिए वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं। पहले 70 + 1 थी, लेकिन अब ये सीटें केवल 70 हैं। जो एक सीट थी एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों के लिए, उनको यहाँ पे नियुक्त किया जाता था। इस सीट को 2019 में जो 104वां संविधान संशोधन किया गया, इस सीट को समाप्त कर दिया। तो अब आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? आप बताएंगे 70। लोकसभा की सीटें नए राज्य में बनाई गई 5 और राज्यसभा की सीटें बनी 3। इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये हमने नए राज्य गठन को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करी। अब एक और चीज, जब ये बना तो उत्तराखंड भारत के 27वें राज्य के रूप में गठित हुआ था। इसे भी आपको याद रखना है। कब हुआ था? डेट आपको पता है, 9 नवंबर 2000। इसी ही तारीख को उत्तराखंड हाईकोर्ट जो कि नैनीताल में है, इसका गठन भी किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो अशोक अभ्यंकर देसाई पहले चीफ जस्टिस थे। ठीक है, ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। अब बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, राज्य में हुए विधानसभा चुनाव। ठीक है, पहले विधानसभा चुनाव कब हुए उत्तराखंड में? तो ये हुए 14 फरवरी सन 2002 में। इसकी आपको डेट सहित याद रखनी है। ठीक है, पहले विधानसभा में मतदान कितना हुआ? तो 54.34% यहां पर मतदान हुआ। इसमें विधानसभा अध्यक्ष कौन चुनकर आए? तो यशपाल आर्य पहली विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा अध्यक्ष बने थे। विधानसभा अध्यक्ष आपको याद रखना है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, जो दूसरे विधानसभा चुनाव हुए ये 21 फरवरी 2007 में हुए। मतदान इसमें 63.6% हुआ। विधानसभा अध्यक्ष दूसरी विधानसभा के हरबंस कपूर बनाए गए थे। तीसरे विधानसभा चुनाव 30 जनवरी 2012 में हुए। 67.70% यहां पर मतदान हुआ और इसमें विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल बनाए गए। क्वेश्चन बनता है, पहली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? दूसरी विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसीलिए आपको इनको याद रखना है। ठीक है, जो चौथे विधानसभा चुनाव हुए ये 15 फरवरी 2017 में हुए। इसमें मतदान 65.54% हुआ। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को यहां पर बनाया गया। और जो लेटेस्ट हुए हैं 5वें विधानसभा चुनाव, ये 14 फरवरी 2022 को हुए। मतदान इसमें लगभग उतना ही रहा, 65.37%। और इसमें विधानसभा अध्यक्ष बनी ऋतु खंडूरी भूषण। ठीक है, ये कोटद्वार से विधायक हैं और उत्तराखंड विधानसभा में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जाता है। एक क्वेश्चन विधानसभा चुनाव को लेकर और पूछा जाता है, क्योंकि अभी तक 5 विधानसभा चुनाव हो गए हैं। पूछा जाता है पहली विधानसभा में कितनी महिलाएं जीती, दूसरी में कितनी जीती, तीसरी में कितनी जीती, इस तरीके से। तो याद रखना, पहली विधानसभा चुनाव में 4 महिलाएं, दूसरे विधानसभा में 4 महिलाएं, तीसरे विधानसभा में 5 महिलाएं, चौथे में 5 महिलाएं और 5वें विधानसभा चुनाव में 8 महिलाएं जीतकर आई हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करेंगे टिहरी बांध परियोजना को लेकर के। टिहरी बांध परियोजना का पहला चरण कब शुरू हुआ था? देखिए, टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड की वर्तमान में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसका पहला चरण 30 जुलाई 2006 को शुरू हुआ था। ठीक है, इस परियोजना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं।
वर्तमान में यह राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है कितने मेगावाट की है ये परियोजना, 2400 मेगावाट की है। ठीक है, यह परियोजना भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, इस योजना को योजना आयोग की मंजूरी कब मिली? इसे योजना आयोग ने 1972 में मंजूरी दी थी। ठीक है, ये भी पूछा गया है। इसका निर्माण कब शुरू किया गया? तो मंजूरी इसे 1972 में मिली, इसका काम 1978 से शुरू किया गया। ठीक है, जब 1978 में इसका काम शुरू हुआ तो इसका काम उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग ने शुरू किया। उस समय यह परियोजना केवल 600 मेगावाट की परियोजना थी। ठीक है, इसको लेकर रशिया के साथ समझौता हुआ 1986 में। ठीक है, टिहरी बांध को लेकर रशिया के साथ समझौता कब हुआ? 1986 में। उस समय रूस के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, इनके साथ बांध को लेकर परियोजना को लेकर के समझौता हुआ और जो परियोजना शुरुआत में 600 मेगावाट की थी, समझौते के बाद ये परियोजना 2400 मेगावाट की बन गई। तो समझौता कब हुआ? आपको याद रखना है 1986 में। ठीक है, टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो जेम्स ब्रून ने इसका डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी THDC, इसकी स्थापना कब हुई? जब उसने काम करना शुरू किया उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने, तो काफ़ी धीमा काम हो रहा था। काम की गति को बढ़ाने के लिए, काम को और तेजी से करने के लिए THDC का गठन हुआ 12 जुलाई 1988 में। ठीक है, 1988 में इसका गठन होता है। 1989 में इसे टिहरी बांध का काम सौंप दिया जाता है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना। और 2006 में पहला चरण शुरू हो जाता है। एक क्वेश्चन बनता है, हमने ऊपर बात करी पहला चरण 2006 में शुरू हुआ। क्वेश्चन बनता है जो पुरानी टिहरी है जहां पर यह बांध बना है, वो पानी में डूबी कब? बांध में कब डूबी? तो पुरानी टिहरी आपकी 29 अक्टूबर 2005 में डूब गया था, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, राज्य को रॉयल्टी के रूप में कितनी फीसदी बिजली मिलती है? तो उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली मुफ्त में मिलती है। जो टिहरी बांध है इसके कितने साझेदार हैं, कितने हिस्सेदार हैं? तो 3 हिस्सेदार हैं टिहरी बांध के। कौन कौन? एक है यूपी, एक है दिल्ली और एक है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, तो इससे उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में 12% की बिजली मिलती है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। जो टिहरी बांध का जलाशय है इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 42 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इस जलाशय का आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर है। इस जलाशय का स्थानीय नाम सुमन सागर है। आपको क्वेश्चन पूछेगा टिहरी जलाशय का स्थानीय नाम बताइए, तो सुमन सागर। आधिकारिक नाम बताइए, स्वामी रामतीर्थ सागर। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना से दिल्ली को कितना पीने का पानी मिलता है? तो जैसे हमने देखा कि इसकी 3 साझेदार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और दिल्ली है। इस बांध से दिल्ली को 300 क्यूसेक पीने का पानी मिलता है। इसी प्रकार इस बांध से यूपी को 200 क्यूसेक पानी यहां पर दिया जाता है। तो दिल्ली को 300, यूपी को 200, इसे आपको याद रखना है। टिहरी बांध की ऊंचाई की बात करें तो टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, वर्तमान में ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, उत्तराखंड का तो है ही क्योंकि जब पूरे भारत का है। इसके बाद अगर हम अन्य बांधों की ऊंचाई की बात करें, क्योंकि इसकी ऊंचाई पूछी गई है पेपर में, एक और बांध है उत्तराखंड में जिसका नाम है किसौ बांध। ठीक है, किसौ बांध आपके टोंस नदी के ऊपर बना हुआ है और इसकी जो ऊंचाई है कि 253 मीटर है। ठीक है, लखवाड़ बांध ये भी उत्तराखंड में है, यमुना नदी पर बना हुआ है, इसकी ऊंचाई 204 मीटर है। कोठार बांध कोसी नदी पर बना है, इसकी ऊंचाई 155 मीटर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बांध उत्तराखंड के जिनकी हाइट आपको याद रखनी है। टिहरी परियोजना के विरोध में सर्वप्रथम आवाज किसने उठाई थी? तो जब बांध बनना शुरू हुआ तो इसका विरोध भी हुआ। सबसे पहले आवाज उठाई थी कमलेंदुमती शाह ने। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके अन्य विरोध भी हुए टिहरी बांध के। 1978 का वर्ष आपको याद रखना है जब बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसी वर्ष 1978 में बांध विरोधी समिति का गठन हुआ। इस समिति का अध्यक्ष विद्यासागर नौटियाल को बनाया गया।
एक ये याद रखेंगे, क्वेश्चन बनता है कि टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन कब हुआ? 1978। कौन अध्यक्ष थे? विद्यासागर नौटियाल। इसके बाद अगले ही साल 1979 में टिहरी बांध के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई। 1979 में किसने डाली? वीरेंद्र सकलानी ने डाली। ठीक है। इसके बाद 1991 में टिहरी बांध के काम को 76 दिनों तक यहां पर रुकवा के रखा था उत्तराखंड के गांधी सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है। उन्होंने कब दिया धरना? 1991 में 76 दिनों तक काम यहां पर रुका हुआ रहा था। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने टिहरी बांध को यहां पर लेकर करी। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय कब खुला? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखंड के देहरादून में है और इसे 30 जून 2006 को खोला गया था। इसे भी आपको याद रखना है। राज्य का नाम परिवर्तन कब हुआ? आप जानते हैं जब उत्तराखंड का गठन हुआ था तो इसका नाम था उत्तरांचल। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम कब बदला गया? तो ये बदला गया 1 जनवरी 2007 से। ये डेट पेपर में पूछी गई है कि उत्तरांचल नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया। आपको डेट सहित याद रखना है, 1 जनवरी 2007 से नाम परिवर्तन हो गया था। ठीक है, चलिए। रामायण नृत्य को यूनेस्को की विश्व की अमृत सांस्कृतिक धरोहर कब घोषित किया गया था? तो रामायण नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक धरोहर ये घोषित किया गया था 2 अक्टूबर 2009 में। ठीक है। अगर रामायण उत्सव की बात करें तो रामायण उत्सव को फेमस करने का जो श्रेय जाता है वो कुशल सिंह भंडारी को जाता है। रामायण उत्सव चमोली के सलूड़ डुंगरा गांव और सेलंग गांव में मनाया जाता है। रामायण उत्सव 11 से 13 दिनों तक मनाया जाता है और इस उत्सव में ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र का प्रयोग भी होता है। ठीक है। जो रामायण के प्रसंग हैं उनके ऊपर ये उत्सव मनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? रामायण उत्सव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य रामायण को लेकर जिन्हें आपको याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा जो कुंभ मेला है उसे भी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था 2017 में, आप जानते हैं। फूलों की घाटी को भी किया गया है 2005 में, और जो नंदा देवी नेशनल पार्क है 1988 में, उसे भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 2006 का परिसीमन। देखिए, उत्तराखंड में अभी तक 2 बार परिसीमन हुए हैं, उनको लेकर यहां पर बात करेंगे। ऊपर हमने उत्तराखंड राज्य गठन से रिलेटेड तथ्यों को देखा। अगर आप उत्तराखंड जो पृथक राज्य आंदोलन है, क्योंकि हमने गठन के बाद की बात करी है, अगर आप गठन तक की सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी एक अलग वीडियो उसके ऊपर बना हुआ है, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन, जिसमें हमने शुरुआत से लेकर के राज्य गठन तक सभी इंपॉर्टेंट तथ्यों को कवर किया है। तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर बात करें जब राज्य का गठन हुआ, ऊपर हमने बात करी कि विधानसभा की सीटें कितनी थी? 30 सीटें यहां पर थी अंतरिम विधानसभा में। ठीक है। तो परिसीमन हुए उत्तराखंड में। पहला परिसीमन हुआ 5 नवंबर 2001 को। ठीक है। यह परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ था। ठीक है। एक तो आपको यह फैक्ट याद रखना है। और इस परिसीमन के बाद उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा में जो 30 सीटें थी ये बढ़कर हो गई थी 70 विधानसभा सीटें। याद रखेंगे, बड़ा आसान है। 70 विधानसभा सीटें कब हुई? जो पहला परिसीमन हुआ सन 2001 में, उसके बाद। ठीक है। जो चुनाव हुए 2002 में वो इसी के आधार पर हुए थे। ठीक है, 2001 के परिसीमन के आधार पर। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, ये तो पहला परिसीमन हमने पढ़ा, यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं आते। जो दूसरा परिसीमन हुआ, जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। इनका गठन 2006 में हुआ था, इसीलिए आपको 2006 देखने को मिला था पेपर में भी। 2008 भी आता है परिसीमन का, इसका भी मैं आपको बताऊंगा ये क्या चक्कर है यहां पे। 2006 में कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है और ये 2006 में उत्तराखंड में क्षेत्रों का परिसीमन करते हैं। जो इनकी रिपोर्ट थी वो 2008 में आती है, इसीलिए जो दूसरा परिसीमन माना जाता है उत्तराखंड का वो 2008 माना जाता है। लेकिन आपको 2006 याद रखना है, ये 2006 में आयोग बना था। ठीक है। इसके तहत हुआ क्या, जब 2006 का परिसीमन हुआ, 2008 में रिपोर्ट आई। इसके तहत 6 पहाड़ी जिले थे। ठीक है, 6 पहाड़ी विधानसभा सीटें थी, उनको खत्म कर दिया और 6 मैदानी विधानसभा सीटें थी, उनको सृजित कर दिया।
तो कौन कौन सी विधानसभा सीटें खत्म हुई देखिए, पौड़ी से धूमाकोट और थलीसेण दोनों विधानसभा सीटें खत्म हो गई 2006 के परिसीमन पर, रिपोर्ट आई थी 2008 में, ठीक है। चमोली की नंदप्रयाग सीट, अल्मोड़ा की भिकियासेन, पिथौरागढ़ की कनाली छीना और बागेश्वर की कांडा विधानसभा सीट, ये 6 सीटों को समाप्त कर दिया। नई विधानसभा सीटें बनी 6, इसलिए विधानसभा सीटों की संख्या 70 ही रही। 6 खत्म हुई तो 6 नई बनी। कौन कौन सी बनी? रायपुर बनी देहरादून में, ये नई विधानसभा सीट बनी। लालकुआं ये नैनीताल में एक ये बनी। उधम सिंह नगर से 2 विधानसभा सीटें बनी, किच्छा और नानकमत्ता। और हरिद्वार से 2 विधानसभा सीटें बनी, बीएचईएल और हरिद्वार ग्रामीण, ठीक है। बीएचईएल पेपर में पूछी गई है कि इसका सृजन कब किया गया, तो 2006 के परिसीमन में। तो याद रखना है ये 6 सीटें खत्म हुई, ये 6 सीटें यहां पर बनी। तो ये दोनों परिसीमन आपको याद रखने हैं, ठीक है। गैरसैंण में शासकीय गतिविधि, अब इनके बारे में बात करेंगे क्योंकि आप जानते हैं गैरसैंण अब उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। गैरसैंण में पहली बार कैबिनेट की बैठक कब हुई, तो ये हुई 3 नवंबर 2012 को। उस समय मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा। तो पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई। यहां पर देखिए बैठक कैबिनेट की हो रही है, विधानसभा सत्र नहीं चला यहां पर, केवल जो मंत्रिमंडल था वो गया। तो कब गया? 3 नवंबर 2012। क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बैठक कब हुई, आप बताएंगे 2012 में, ठीक है। गैरसैंण में टेंट में विधानसभा सत्र कब आयोजित हुआ? पहला विधानसभा सत्र जो गैरसैंण में हुआ वो 2014 में हुआ, ठीक है। एक आपको ये याद रखना है, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? हरीश रावत। 2014 में ही गैरसैंण विकास प्राधिकरण विधेयक पारित यहां पर हुआ था, इसे भी याद रखेंगे 2014 में। भराड़ीसैंण में नवनिर्मित विधानसभा भवन में पहला विधानसभा सत्र कब हुआ? देखिए जो ऊपर विधानसभा सत्र हुआ वो वहां के जो टेंट थे स्कूल से वहां पर आयोजित किया गया। जो नया विधानसभा भवन बनाया गया गैरसैंण भराड़ीसैंण में, नए विधानसभा भवन में जो विधानसभा सत्र हुआ पहला वो 2016 में आयोजित हुआ। गैरसैंण आधिकारिक रूप से ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी? तो गैरसैंण राजधानी बनी 8 जून 2020 को। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी आपको जो याद रखनी है। 4 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री जो उस समय थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने घोषणा करी कि जो गैरसैंण है ये उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। इसका जो आधिकारिक पुष्टि हुई, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो अधिसूचना जारी की गई वो 8 जून को करी गई थी, ठीक है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा केदारनाथ आपदा को लेकर अब हम यहां पे बात करेंगे। केदारनाथ आपदा ये 16-17 जून 2013 में आई थी, ठीक है। इसके आने का कारण क्या था? तो जो चौराबड़ी ग्लेशियर है ये टूटा, जिसकी वजह से मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कौन सा ग्लेशियर टूटा? आप बताएंगे चौराबड़ी ग्लेशियर। कौन सी नदी की वजह से बाढ़ आई? ये कौन सी नदी की वजह से यह आपदा आई? तो मंदाकिनी नदी, ठीक है। इस जो आपदा आई थी इसके लिए जो यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया राहत के लिए, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सूर्य होप। इसे 17 जून और 2 जुलाई के मध्य में चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन कब से शुरू हुआ? 17 जून 2013 से 2 जुलाई 2013 तक ये ऑपरेशन चला। क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेशन सूर्य होप का संबंध किससे है? तो केदारनाथ आपदा के राहत कार्य से इसका संबंध है, ठीक है। इस ऑपरेशन के दौरान सेना का एक हेलीकॉप्टर था यहाँ पर Mi-17V। ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके वजह से 20 जवान यहाँ पे शहीद हुए थे। तो इसे भी आपको याद रखना है, कौन सा हेलीकॉप्टर था पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑपरेशन केदार के तहत आपदाग्रस्त केदार घाटी के पुनर्निर्माण के लिए निम्न को कार्य कब सौंपा गया? तो ये सौंपा गया 11 सितंबर 2014 को। जो उत्तरकाशी में है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, इसका जो पुनर्निर्माण का कार्य था 11 सितंबर 2014 को सौंप दिया गया था। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो केदारनाथ आपदा से जुड़े हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखे। एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि जब केदारनाथ आपदा आई तो इस आपदा के कारण केदारनाथ धाम में कितने दिनों तक पूजा नहीं हो पाई थी? तो आपको याद रखना है 86 दिनों तक यहां पर पूजा नहीं हो पाई थी, ठीक है। आपदा कब आई,
किस कारण से आई, कौन सी नदी में आई, ऑपरेशन कौन सा था, हेलीकॉप्टर कौन सा था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसके अलावा इसके लिए जो अदर ऑप्शन यहाँ पर किए गए वो सब तथ्यों को हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे नंदा राजात यात्रा के बारे में। यहां से भी आपसे क्वेश्चन बन जाता है। नंदा राजात यात्रा की बात करें, राज्य गठन के बाद पहली नंदा राजात यात्रा कब हुई थी? ये हुई थी आपकी सन 2014 में। ठीक है, तो राज्य गठन हुआ उत्तराखंड का 2000 में, पहली नंदा राजात यात्रा जो हुई ये 2014 में हुई। ठीक है, राज्य गठन के बाद की। कब से कब तक हुई? तो 2014 में 18 जुलाई से 6 अगस्त 2014 के बीच में ये यात्रा आयोजित की गई थी। 20वीं सदी की जो पहली नंदा राजात यात्रा थी ये 1905 में हुई। ये यात्रा हर 12 साल में आयोजित होती है, इसे भी आपको याद रखना है। नंदा राजात यात्रा की शुरुआत कांसुआ गांव से होती है जो कि चमोली जनपद में है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? कांसुआ गांव चमोली से। इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है होमकुंड। ठीक है, कुल दूरी 280 किलोमीटर की ये यात्रा होती है और 19 से 20 दिन में इसे कवर किया जाता है। इस यात्रा को गढ़वाल और कुमाऊं में सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। यात्रा का जो पहला पड़ाव है वो ईड़ा बढ़ानी है। ठीक है, यात्रा का जो पहला पड़ाव है कांसुआ गांव से शुरू होती है, पहला पड़ाव इसका ईड़ा बढ़ानी है। नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का जो पहला पड़ाव है वो कुलसारी है। ठीक है, ओवरऑल कुलसारी यात्रा का 9वां पड़ाव है, लेकिन ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव है। कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुलदेवी के साथ कहां पे शामिल होते हैं? तो नंद केसरी जो कि यात्रा का 10वां पड़ाव है। यहां पर नंद केसरी में कुमाऊं के लोग भी यात्रा में शामिल हो जाते हैं। नंदा देवी के भारवाहक देवता जिन्हें लाटू देवता कहते हैं वो यात्रा में कहां पे शामिल होते हैं? तो नंदा देवी के भारवाहक देवता लाटू देवता बाण गांव में यात्रा में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। बाण गांव जो है ये यात्रा का अंतिम गांव है और ये यात्रा का 13वां पड़ाव है। इसके बाद आगे यात्रा में कोई भी गांव नहीं आता है, जंगल ये सारी चीज़ें वहाँ पर पड़ती हैं, यानी कि यहाँ के आगे कोई भी बस्ती या लोग नहीं रहते हैं। अपना जो आपको खाना पीने का सामान है वो सारा सामान आपको साथ लेकर चलना होता है। तो अंतिम गांव कौन सा है? बाण गांव। और अंतिम पड़ाव पूछेगा तो अभी हमने ऊपर देखा होमकुंड इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है। ठीक है, नंदा राजात यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। तो नंदा राजात यात्रा से जुड़े मैंने आपको क्विक नोट्स यहाँ पर बताए, ऐसे ही फैक्ट आपको पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ जो बेमतलब की बहस अभी भी चल रही है यूकेएसएससी यूकेपीएससी के ऊपर, उसको लेकर भी आपको बिल्कुल भी उसमें बहस में ही नहीं पड़ना है कि पेपर अब यूकेएसएससी नहीं करवाएगा यूकेपीएससी करवाएगा। देखिए, बात सिलेबस की है, बात आयोग की नहीं है। ये मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट में भी बोला था। ठीक है, एक फ्रेंड ने बोला कि यूकेएसएससी करंट के कम क्वेश्चन पूछता था, यूकेपीएससी करंट का ज्यादा वेटेज लेकर चलता है। देखिए, वो आयोग के वजह से नहीं है कि वो आयोग करंट अफेयर कम पूछता है, वो वाला आयोग ज्यादा पूछता है। आप पैटर्न को देखिए, यूकेएसएससी का जो पैटर्न है वो क्वेश्चन नंबर उसका पैटर्न फिक्स्ड है। उसने एग्जाम में बताया हुआ है, सिलेबस में बताया हुआ है नोटिफिकेशन में कि वो क्वेश्चन 40, 40 और 20 के पैटर्न में पूछेगा। 20 में उसे हिंदी देनी है, 40 में उसे उत्तराखंड देना है। ये जो बचा हुआ 40 है, अब इसी में उसे पूरा जीएस भी कवर करना है, पूरा रीजनिंग भी देनी है, पूरा करंट अफेयर भी देना है। तो जाहिर सी बात है करंट अफेयर के क्वेश्चन कम होंगे यूकेएसएससी में। यही पैटर्न अगर यूकेपीएससी फॉलो करता है कि वो भी इसी सिलेबस के साथ चलेगा, उत्तराखंड, हिंदी और जीके, तो जाहिर सी बात है वो भी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन बनाएगा, 40, 40, 20, और वो भी उसी तरीके के क्वेश्चन यहां पर देगा। तो आपको सिलेबस को देखना है। अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं आई है या कोई भी संकेत नहीं आए हैं कि सिलेबस यहां पर चेंज होगा। तो ना सिलेबस चेंज होगा, ना पैटर्न चेंज होगा। प्रश्नों के लेवल में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, बाकी कोई भी चेंजेस यहां पर नहीं होने वाले। आपको अपनी तैयारी उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से आप अभी तक करते हुए आए हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप इसी सोच में पड़ जाएं कि अब यूकेएसएससी नहीं करवाएगा, पीएससी करवाएगा, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। सिलेबस को देखते हुए चले, जो सिलेबस यूकेएसएससी पूछता है उसी से वो भी पूछेगा। पैटर्न सेम रहेगा, लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट मैंने आपको क्विक में बताए, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम। देखिए उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दो महत्वपूर्ण स्टेडियम हैं। एक है आपका देहरादून में है जो राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, और एक है इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम जो कि हल्द्वानी में है। ठीक है, जो देहरादून में है इसका जो उद्घाटन किया गया ये 16 दिसंबर 2016 में हुआ। जो हल्द्वानी में है इसका उद्घाटन 18 दिसंबर 2016 में किया गया। तो दोनों आपको याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड विंसर ईयरबुक सीरीज का। आज हमने यहाँ पे 14वां पार्ट कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे, राज्य गठन के बाद की घटनाओं को हमने कवर किया। परिसीमन को देखा, केदारनाथ आपदा को देखा, नंदा राजात यात्रा को देखा, टिहरी परियोजना को देखा, विधानसभा चुनावों को देखा, नाम परिवर्तन देखा, आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय को देखा। उम्मीद करता हूं ये सभी टॉपिक्स आपके अच्छे से रिवाइज यहां पर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।